Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। कल हमने पाचन तंत्र के जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, जिन 5 पदों में या जिन 5 चरणों में पाचन तंत्र डिवाइड है उनके बारे में समझ लिया था। लेकिन आज हम चित्र के माध्यम से पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से ये पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो 5 चरणों की सहायता से और डायग्राम की सहायता से हम ये समझेंगे कि पाचन का जो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो किस प्रकार से पूर्ण होती है, हमारे अंदर किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है, जो हमारे जो भोजन हमने ग्रहण किया है उस भोजन को किस प्रकार से पचित किया जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि पाचन के जो 5 चरण हैं वो किस प्रकार से अपनी पूर्ण होते हैं हमारे पाचन तंत्र में। हमने इतना कल जान लिया था कि जो हमारा मानव का जो पाचन तंत्र है वो लगभग 9 मीटर लंबा है, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल जो है वो 9 मीटर की लंबाई में है। अब हम इसे समझते हैं। पहला हमारा पाचन का जो स्टेप था वो था अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मीन्स होता है मुख में भोजन को ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो एक हिस्सा दिखाया गया है जिसे हमने मुख लिखा है, मुख यानी कि ये मुख ओपनिंग पार्ट यानी कि जो माउथ है हमारा, वो है जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण किया हुआ भोजन मुख गुहा की सहायता से आगे बढ़ता हुआ ग्रसनी में पहुंचता है और ग्रसनी में पहुंचते पहुंचते ये भोजन आ जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली में आते ही ये भोजन किर्मानुकुंचन, ये इम्पोर्टेंट है कि किस गति के कारण ये भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो किर्मानुकुंचन गति के कारण ये भोजन आमाशय में पहुंचता है। अब ये भोजन पहुंचा आमाशय में। आमाशय आपको पता है, आमाशय में HCl प्रेजेंट है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं उनको नष्ट करता है और भोजन को जो है अम्लीय माध्यम में बदल देता है। अम्लीय माध्यम में जब ये बदल देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, अब यहाँ क्या होता है, जो भोजन है वो लुगदी की तरह हो जाता है, भूरे रंग की लुगदी में बदल जाता है, क्योंकि इसमें गुथा जाता है एक तरह से। तो वो भोजन यहाँ पे आके गुथा जाता है, HCl उसमें मिला दिया जाता है। अब ये भोजन क्या हुआ, कायम कहलाएगा। जो भूरे रंग का भोजन है वो यहाँ पे आया, वो कायम कहलाया। अब ये भोजन यहाँ 2-3 घंटे रहने के बाद आगे बढ़ना शुरू होता है। जब ये आगे बढ़ेगा फिर यहाँ पे अग्न्याशय ग्रंथि है। हम कल इसमें बात कर चुके थे, अग्न्याशय के बारे में हमने शायद समझाया था पहले वीडियो में कि अग्न्याशय में बीटा सेल्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, बनाए रखता है। यहाँ से ये मिलेगा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं, हमने जब ये आहार नाल पे बात की थी तो हमने उस दिन बताया था कि हमारे जो यकृत है उस यकृत का वजन है 1.5 किलोग्राम, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ही है। इस यकृत में बेटा पित्ताशय पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं। एट दिस टाइम अभी हम स्नेरुए की बात करें, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, सबसे ज़्यादा पित्त की थैली में पथरियाँ होती हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है उसमें पित्त रस का निर्माण होता है। अब ये पित्त रस जब भोजन में मिलता है तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने भोजन की जो माध्यम किया था अम्लीयता में, अब वो क्षारीय में बदल जाता है, क्योंकि पित्त रस का जो स्वाद है वो क्षारीय होता है। क्षारीय होने का मतलब जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में वोमिट वगैरह होती है तो पित्त निकल जाते हैं, हरे हरे रंग के, पीले पीले रंग के, आपने देखे होंगे अगर किसी को सुबह सुबह वोमिटिंग होती है तो उसमें वो पित्त कहलाते हैं। तो
तो ये यहाँ से मिले। अब यहाँ जब ये भोजन मिल जाता है तो ये भोजन क्षारीय माध्यम में हो जाता है पित्ताशय से निकलने के बाद। अब ये भोजन बढ़ता हुआ हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, ये वाला जो हिस्सा है वो ड्यूडेनम कहलाएगा, दूसरा हिस्सा जिजियम कहलाएगा, जेजुनम, और तीसरा हिस्सा जो है वो इलियम कहलाएगा। इलियम वो पार्ट है जिसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो जब ये भोजन ड्यूडेनम से होता हुआ जेजुनम से होता हुआ इलियम में पहुंचता है और विभिन्न पाचक रसों की और एंजाइमों की सहायता से इस भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर दिया जाता है। जब इस भोजन को पचित जब भोजन आता है हमारा इलियम वाले पार्ट में, तब इस भोजन को काइल बोला जाता है। काइल आमाशय में था तो वो भूरे रंग की लुगदी में था, वो कायम था। जब इलियम में आया तो ये क्या हुआ, इसमें काइल बोला गया। हमने ये पढ़ लिया कि पाचन यानी कि जो हमने मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण के कल हमने पढ़ा था कि अंतर्ग्रहण के प्रोसेस में हमने मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया। अब ग्रहण किए गए भोजन का पाचक रसों और एंजाइमों की सहायता से पाचन होता है। अब जब यहाँ पे क्या हुआ, पाचन हुआ, तो यहीं पे अब जो तीसरा स्टेप था हमारा अवशोषण, वो अपना वर्क करेगा और आंत की भित्तियों के माध्यम से जिनमें रसांकुर पाए जाते हैं उन रसांकुरों की सहायता से इस भोजन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन यानी कि जो बिलाई रूप में संरचनाएं होती हैं, इस तरह से ये बिलाई रूप में जो संरचनाएं होती हैं, रसांकुर पाए जाते हैं आंत की भित्ति में, ये उस भोजन से जो पाचक रस थे, जो भोजन में जो उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स जो सब कुछ इसने ग्रहण किया है, उसका क्या होगा, अब अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चौथा आया स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है कि जो हमने रुधिर में हमारा जो पाचक जो भोजन का रस पहुंचा है, उस भोजन में उन रसों को जो इसमें अवशोषण किया गया भोजन कोशिका तक पहुंचना और कोशिका से जीव द्रव्य में आत्मसात होना स्वांगीकरण कहलाता है। अब ये भोजन बढ़ता हुआ बड़ी आंत के लिए पहुंचेगा। बड़ी आंत में एक परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स कुछ ज़्यादा इसका कोई वर्क नहीं है, इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल भोजन का अगर इसमें पहुंचता है तो इसमें सड़न होती है, और एक इसका एक ही इलाज है कि इसे ऑपरेशन के द्वारा काट के बाहर निकाल दिया जाता है। जब भोजन ये बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत में पहुंच के बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है बेटा, वो है जल अवशोषण का। जल अवशोषण का कार्य बड़ी आंत में होता है। इसका मतलब ये है कि आंत में जब छोटी आंत से भोजन होता हुआ आया, उसमें पानी मिला हुआ था, जल की मात्रा थी। अब वह भोजन क्या हुआ, इसमें पहुंचा बड़ी आंत में, और जब वो बड़ी आंत में पहुंचा तो उसमें जल का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। पचित पूर्ण रूप से ही हो गया था। पाचक रसों को जो भोजन से जो जितना हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी सब कुछ मिला था, वो उसका स्वांगीकरण भी हो चुका था। यहाँ केवल बड़ी आंत में वेस्टेज पार्ट पहुंचा था जो शरीर से बाहर निकलना था और जल अवशोषण की प्रक्रिया होनी थी। जब ये भोजन पहुंचा बड़ी आंत में तो ये घूमता घूमता जल अवशोषण हो गया, तो जो ठोस रूप में अपशिष्ट पदार्थ बचे थे वो मलाशय यानी कि रेक्टम में इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम है, दूसरा जो पहला भाग है वो सीकम कहलाता है, दूसरा भाग कोलन कहलाता है, और जो तीसरा भाग है वो मलाशय कहलाता है, रेक्टम कहलाता है, जिसमें मल इकट्ठा होता है। तो जो अवशिष्ट पदार्थ थे वो आके मलाशय में, या जो अपचित भोज्य पदार्थ थे, जल का अवशोषण हो चुका था, ठोस रूप में आके मलाशय में एकत्रित हो गए। नेचर्स कॉल आने पे गुदा के माध्यम यानी कि एनस के माध्यम से इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप आपको ये चित्र के माध्यम से ये जो पाचन की प्रक्रिया थी वो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से होगा। मुख से प्रारंभ हुई हमारी आहार नाल। आहार नाल हमारी हमने कल बात की थी कि आहार नाल हमारी मुख से प्रारंभ होकर गुदा पे जाके समाप्त होती है, और इस आहार नाल की जो लंबाई है वो लगभग 9 मीटर होती है।
अब आपको पूरा हमें उम्मीद है कि पाचन तंत्र के जो 5 स्टेप हैं वो भी कंप्लीट हो गए होंगे। अब अगर बोर्ड में, अब क्या ये बोर्ड में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, जब भी आएगा तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इस जो क्वेश्चन है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, उसे कर लेंगे। बाकी का अभी इसमें पार्ट रह गया है, वो हम कल उसका डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से इसमें पाचन की प्रोसेस होती है, किन किन अंगों में किस प्रकार से चलती है, तो उसके माध्यम से हम इसके बारे में जानेंगे। और इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जिससे आप अपने तैयारी कर सकते हैं, और इसे बना लीजिए, बना के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।